आरोग्य में निवेश भाग 12 हिंदी हार्मोन्स वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि अगर वो डॉक्टर से पूछ लेती कि मुझे इतना ब्लीडिंग क्यों हुआ तो शायद डॉक्टर बता सकते कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस है। अब यहाँ पे सब रुक जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हुआ ये ढूंढने की कोशिश भी नहीं होती। जस्ट हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं तो गर्भाशय निकाल दो, ओवरी निकाल दो, इस प्रकार से। और लोग भी मानते हैं और डॉक्टर भी समझते हैं कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अभी आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इस प्रकार से करने से, गर्भाशय निकाल देने से समस्या पूरी तरह मिट जाएगी, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ऐसा है कि ये समस्या जिन कारणों से उत्पन्न हुई है उन कारणों को हम खोजेंगे नहीं, उन कारणों को हम दूर करेंगे नहीं तो समस्या का रूप बदलेगा। अब वहाँ व्यक्त होने के लिए गर्भाशय है ही नहीं, लेकिन दोष वैषम्य जो इस प्रकार से निर्माण हुआ है वो तो है, तो वो दोष वैषम्य किसी दूसरे रूप में प्रकट हो जाएगा। मैंने देखा है कि इस प्रकार के होने के बाद एक औरत आई थी, उसको गर्भाशय इसी प्रकार से 35वें बरस में निकाल दिया था और फिर त्वचा विकार हो गया। उसके लिए एलोपैथी की ट्रीटमेंट चली, उसका फायदा नहीं हुआ, इसलिए मेरे पास आई। अब जब मैंने ये हिस्ट्री पूछी तो पता चला कि ये गर्भाशय निर्हरण के बाद हुआ है इस प्रकार से। तो पहली जो बीमारी थी रक्त प्रदर इसकी, उसकी भलीभांति चिकित्सा हुई नहीं है, अशुद्ध चिकित्सा हुई है, ये जानकर उसकी दवाइयाँ का मैंने प्रयोग किया, रक्त प्रसाधन इस प्रकार की दवाइयाँ दे दी और फिर वो समस्या ठीक हो गई। इसी प्रकार गर्भाशय निर्हरण के बाद कई औरतों का वजन बढ़ जाता है और ओबेसिटी आ जाती है, ये भी काफ़ी कॉमन इस प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि गर्भाशय निकाल देने से सभी बातें खत्म हो जाएगी, सभी समस्याएं खत्म हो जाएगी, ये मानना मूर्खता है। लेकिन आधुनिक वैद्य कहता रहता है कि हाँ बस अब कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है इस प्रकार से, अब ये गर्भाशय निकाल दिया है तो ब्लीडिंग होने का चांस ही नहीं है इस प्रकार से। और समाज में मानता है हाँ बस हो गया प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम मिट गया इस प्रकार से। तो एक बात स्पष्ट है कि जब तक हम मूल तक नहीं जाते हैं, सर्वांगीण दृष्टिकोण से विचार नहीं करते हैं, तब तक परहेज की बात नहीं आती। वास्तव में परहेज करना सभी बीमारियों के लिए आवश्यक है। जिन कारणों से रोग बढ़ता है उसको टालना है और जिससे रोग में शांति होती है वो करना है। इसी को आयुर्वेद में अपथ्य और पथ्य कहा गया है। तो जिन कारणों से रोग बढ़ता है ये अपथ्य है हमारे लिए और ये हमें टालना है। अब मरीज को पूछेंगे तो मरीज भी बता सकता है कि हाँ मैंने ककड़ी खाई और उसके बाद में मेरी सर्दी बढ़ गई इस प्रकार से, या दही खाया उसके बाद में सर्दी बढ़ गई। तो जाहिर है कि ये कारण है, इससे कफ दोष बढ़ रहा है और फिर उसके जरिए सर्दी जुकाम इस प्रकार का हो रहा है, तो उसको टालना है। और अगर मरीज कहता है हाँ मैंने थोड़ा सा सेका तो मुझे अच्छा लगा, तो ठीक है, ये कफ और वात के जरिए है, उष्ण गुण से उसका परिहार होता है और तो फिर हमारे लिए ये पथ्य इस प्रकार का है। कहने का मतलब ये है कि पथ्य और अपथ्य किसी भी मेडिकल साइंस के लिए आवश्यक है, चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, कोई भी हो। लेकिन आयुर्वेद में इसका जितना विचार है, जितने गहराई में विचार है, जितने व्यापकता से विचार है, उतना दूसरे किसी वैद्यक में नहीं है। तो पथ्यापथ्य संकल्पना को ही ठुकरा देना ये अभी आधुनिक वैद्यक में हो गया है और लोगों ने ये मान लिया है कि आयुर्वेद के लिए पथ्यापथ्य होता है, परहेज होता है। एलोपैथी की दवा के लिए परहेज की कुछ जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ दवा लेते रहो, जन्म भर दवा लेते रहो, बस आपको कुछ नहीं करना है, उसी से आप ठीक हो जाएंगे। ये मूर्खता है। तो इस विचार से बाहर आना है, परहेज सभी के लिए आवश्यक है, ये समझना बहुत उचित इस प्रकार का है।